हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और हमने जो श्रृंखला चला रखी है उसमें आज का हमारा पार्ट है वो 12वें नंबर का है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 11 तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे आने वाली किसी भी आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल फोकस है वो रीट के ऊपर है, लेकिन अगर आप सीटेट या केवीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साइकोलॉजी के संबंधित बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 जिसकी एग्ज़ाम 20 जनवरी 2020 में हुई थी, उसका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के आज के 30 क्वेश्चन है। हम उन 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा, आप इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए। इसका आंसर मैं आपको मतलब इस वीडियो में ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था ये आज का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स से और इसकी एग्ज़ाम 8 जनवरी 2020 को हुई थी। तो इसका अब आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम है। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है? ऑप्शन है बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न और विभिन्न अनुक्रिया। तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले मतलब बच्चा क्या करता है, ये सब बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ई, दूसरे में है ए डी ई सी बी, तीसरे में है सी ई ए डी बी और चौथे में है बी ई ए डी सी। तो आप सबको पता है कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के सामने बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न या विभिन्न अनुक्रिया क्या करता है सबसे पहले? तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले होता है दोस्तों अभिप्रेरक। अभिप्रेरक होता है, अभिप्रेरक के बाद विभिन्न बच्चा वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न अनुक्रियाओं के बीच उसके अंदर मतलब उसमें बाधा आती है, बाधा के बाद सफल प्रयत्न करता है, मतलब विभिन्न बाधाओं में सफल प्रयत्न करता है और उसके बाद वो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले है अभिप्रेरक काम में लिया, 1 नंबर पे अभिप्रेरक हो गया, फिर 2 नंबर में हमने विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर हम बाधा, फिर आया सफल प्रयत्न और फिर हुआ लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, सी ई ए डी बी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट होगा। दोस्तों, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन और अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अधिगम में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, ये बात इसने पूछी है। तो परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन होता है, वो अधिगम में हम शामिल नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो, यह किसने कहा है? दोस्तों, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सबको आता है, इजी है थोड़ा, कि व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। तो आप सबको पता है कि अधिगम के सीखने के जो थॉर्नडाइक ने दिए थे 3 मुख्य नियम, उसमें तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम था। तो इसमें हो जाएगा तत्पर न हो, तत्परता की बात कर रहा है तो ये कथन है वो थॉर्नडाइक ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ ये आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आरपीएससी ने जारी की थी उसके आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आप इसमें 100% मतलब कन्फर्म रहें कि आपका उत्तर है, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं आंसर कि आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके। लेकिन ये आपको मैं मतलब विश्वास करें, ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर, अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर, शिक्षक की विषय पर पारंगतता और अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगमकर्ता से संबंधित बोल रहा है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता की बात कर रहा है, इसलिए शिक्षक से कोई मतलब लेना देना नहीं होगा कि शिक्षक के विषय पर पारंगतता क्या है या शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और संयोजन स्तर कैसा है, क्योंकि अधिगमकर्ता आप सबको पता है कि अधिगमकर्ता बालक होता है, तो बालक की बात करें। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना,
अत्यधिक सूचना देना और कक्षा पर नियंत्रण करना। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो आप इजीली मतलब कट कर सकते हैं कि अत्यधिक सूचना देना और कक्षा पर नियंत्रण करना ये प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं होती है। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही डिलीट हो जाएंगे। फिर बचते हैं पहला और दूसरा। तो पहला है कि विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच करना। ये काम भी मतलब शिक्षक का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षक की विशेषता है ये है कि छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, मतलब उसको मोटिवेशन देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्रभावी शिक्षक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा इसमें। फिर है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? भाषा का विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास। तो दोस्तों आप सबको पता है कि संवेदना की बात कर रहा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो संवेदना आती है मानसिक के अंदर, तो ये हो जाएगा मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन, यह विकास कौन सा है? मानसिक विकास होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? संवेग, बुद्धि, साथी समूह का प्रभाव और शारीरिक ढांचा। दोस्तों किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बता रहा है। सामाजिक विकास में आप सबको पता है कि सामाजिक साथी समूह का प्रभाव है वो समाज के अंदर होता है। तो सामाजिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक है वो साथी समूह का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? व्यक्ति केंद्रित, अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर आधारित, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पश्चिम पारंपरिक स्तर के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो आप सबको दोस्तों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोलब्रुक ने नैतिक विकास की मतलब 3 अवस्थाएं बताई थी, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें बात कर रहा है, तो इसमें हर अवस्था में दो दो चरण बताए थे। तो पहली अवस्था में 2 चरण हो गए, दूसरी में 2 हो गए और तीसरी में 2 हो गए। तो इसमें मतलब लास्ट अवस्था की बात कर रहा है, पश्चिम पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन है व्यक्ति केंद्रित, अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर आधारित, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है, ये पश्चिम पारंपरिक स्तर के अंतर्गत शामिल की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। फिर बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी एवं तूफान से गति होती है? दोस्तों इजी क्वेश्चन है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो इसमें बात कर रहा है कि संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान से गति होती है। तो ये सबको पता है कि किशोरावस्था की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। फिर पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि पियाजे ने सिद्धांत के संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, या मतलब ऑपरेशन उसको बोल सकते हैं, फॉर्मल बोल सकते हैं, औपचारिक बोल सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था होती है लास्ट की। तो इसमें पूछ रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समय काल क्या है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक। तो मूर्त की बात कर रहे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि जन्म से 2 वर्ष है वो तो संवेदीगामक अवस्था हो जाएगी, जन्म से 2 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष, और 11 वर्ष से अधिक होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। और 2 वर्ष से 11 मतलब 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है वो पूर्व संक्रियात्मक काल होता है। तो इसमें दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है? दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको पूछा था, सबसे पहले हमने वीडियो शुरू किया था वहाँ पे, तो इसने आपका मतलब अपना उत्तर है वो सोच लिया होगा। आप अपना उत्तर अब स्वयं का मतलब मूल्यांकन कर लें अभी। तो इसमें पहला ऑप्शन है सतत पुनर्बलन आयोजन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन और परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन।
तो दोस्तों इसमें है कि कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना है, वो किस प्रकार के पुनर्बलन आयोजन कहलाता है। तो दोस्तों ये होता है निश्चित अनुपात होता है, अंतराल नहीं होता है दोस्तों, ये निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, वो निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें दोस्तों राइट होगा। फिर अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? कोहलर, थॉर्नडाइक, पियाजे और ब्रूनर। तो दोस्तों इसमें व्यवहारवादी की बात कर रहा है तो इजी क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक वो व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रति समर्थक थे, थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत था वो स्किनर का दिया हुआ है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत था वो लेविन का है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत था वो कोहलर का है और संज्ञानवादी सिद्धांत है वो मेस्लो का है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म है वो सही है। तो दोस्तों सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर का दिया हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। ये बाकी तीनों हैं ये गलत हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि संज्ञानवादी सिद्धांत वो मेस्लो का कोई लेना देना ही नहीं है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत वो लेविन का कोई लेना देना नहीं है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत तो कोहलर कोफ्का का दिया हुआ है। और ये मानवतावादी अधिगम सिद्धांत आप सबको पता है कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मेस्लो के सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। संज्ञानवादी की बात आती है तो यहाँ पे मेस्लो नहीं आता है, संज्ञानवादी में आता है। हाँ तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो जान लिया था कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत वो स्किनर का दिया हुआ था। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मतलब कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा, तो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है वो आप सबको पता है कि वर्दिमर कोहलर कोफ्का का दिया हुआ है, और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत है वो मेस्लो का दिया हुआ है, और संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत है वो संज्ञानवादी के जनक हैं, वो आप सबको पता है कि संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत जीन पैजे का, जीन पैजे को हम विकास संज्ञानवादी विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा पियाजे। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की। गेनी के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? संप्रत्य अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, श्रृंखला अधिगम और संकेत अधिगम। तो दोस्तों आप सबको पता है कि गेने ने सीखने के स्तर के अनुसार लगभग अधिगम के वो 8 प्रकार बताए थे, और संकेत अधिगम से लेकर लास्ट में है समस्या समाधान अधिगम 8वें नंबर पर। तो इसमें पूछना है कि सबसे उच्च स्तर का कौन सा है, सबसे सीखने का सबसे उच्च स्तर। तो दोस्तों इसमें मतलब सबसे उच्च स्तर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हो जाएगा समस्या समाधान। आप सीखने का सबसे निम्न स्तर में कौन सा आता है, तो इसमें आप सबको पता है कि संकेत अधिगम वो सबसे सरल होता है। संकेत के बाद में आता है उद्दीपन अनुक्रिया एहसार, उसके बाद में आता है दोस्तों श्रृंखला, श्रृंखला के बाद में आता है शाब्दिक, फिर बहुविवेदन, उसके बाद आता है दोस्तों शाब्दिक, फिर सिद्धांत आता है, उसके बाद आ जाता है समस्या समाधान लास्ट में 8वें नंबर पे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा एकदम से, समस्या समाधान। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, और अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम दोस्तों जीवन पर्यंत चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है, ये तो एकदम राइट बात है कि विशेषता होती है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बात भी एकदम सही है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल ही सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, आप सबको पता है कि ये बात गलत है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 4 है, ये अधिगम की विशेषता नहीं होती है, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव, साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, और अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब रेट के लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज है वो घुमाई जाती है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके, मतलब बहुत ही शानदार, कई क्वेश्चन बहुत शानदार है। आप सबको पता है कि रीट की अगर हम बात करें तो रीट के अंदर अधिगम से संबंधित ही क्वेश्चन और एक बाल विकास, इन दो के क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं। और आप अगर फर्स्ट ग्रेड में भी बात करोगे तो लगभग हमने 350 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अभी तक कवर कर लिए हैं, तो उसमें भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है वो अधिगम वाली यूनिट से ही है।
तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सब वीडियो आप देखें, और जो नहीं आता है क्वेश्चन वो आप अपनी बुक में नोट कर लें। जो आते हैं उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो वो एक मतलब पोथी बन जाएगी लगभग 100-200 पन्नों की। तो आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन नोट करें और उनके ऑप्शन लिखें जिसमें आपको डाउट हो, फिर आगे उसका उत्तर लिखें, और उसकी लगातार 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे और आप मतलब 1-2 बार वीडियो देख लें जिससे आपको एकदम से याद हो जाएंगे। स्पीड को बढ़ाकर देख लें ताकि आपका समय भी बचेगा और आपको कवर है वो जल्दी हो जाएंगे। लगभग 1500-2000 क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे 1-2 महीने के अंदर। तो आपको मतलब बेनिफिट होगा उससे बहुत ज़्यादा। आप लगभग 1500 से 1800 या 2000 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शायद टाइम मिलेगा ज़्यादा तो 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम में आए हुए। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं, लेवल अच्छा होता है, और लगभग रिपीट भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आपने पूरे पेपर देखें तो आप सबको पता है कि 30 क्वेश्चन में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन तो इस एक एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए हैं। तो ये तो एग्ज़ाम ही अलग है रेट। तो इसमें मतलब लगभग हम मान सकते हैं 30 से 40% या 50% है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, और वो रिपीट भी नहीं होते हैं। तो हमारी लगभग ये क्वेश्चन पूछने की जो भाषा होती है वो हमारे समझ में आ जाएगी। अगर हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भाषा समझ में आ जाएगी, जिससे एक क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस नए के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों यही कहने का है कि आप मतलब पूरा वीडियो देखें जिससे आपको बेनिफिट हो। अब इसका हमने उत्तर निकाल लिया था कि समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साहसी समस्या समाधान युक्त व्यवहार होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? लाडेल, कुप्पुस्वामी, हेडफील्ड, क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लाडेल। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में दोस्तों 2-3 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही परिभाषा दी हुई हैं जो एग्जाम में आती हैं। एक तो लाडेल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, लगभग 2 या 3 बार हमने जो 12 पेपर सोल्व किए हैं इसमें आ चुके हैं लाडेल की परिभाषा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मानसिक स्वास्थ्य वो वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, वो लाडेल के द्वारा दी गई परिभाषा है। फिर है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन पीटर शोलेव और जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों वर्ष भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं छोड़ना है, आपको वर्ष भी ध्यान में रखना है। तो इसके ऑप्शन है 1988, 1991, 1990 और 1980। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 1990, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा। 1990 में संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग है वो सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक पीटर शेलोव और जॉन डी मेयर के द्वारा किया गया था 1990 में। काम है वो डेन किया गया था, और इन्होंने तो सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर मतलब नाम दिया था। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे ज़्यादा काम है वो गोलमैन ने किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में कौन सा कारक नहीं है? परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार और निर्देशन कार्यक्रम। तो इसमें पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में कौन सा कारक नहीं है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारिवारिक संघर्ष। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में कौन सा कारक शामिल नहीं होता है? तो पारिवारिक संघर्ष है वो कारक है। पोषित करने की बात कर रहा है दोस्तों, पोषित। आप इस शब्द को देखें कि मानसिक स्वास्थ्य को पोषित, इसलिए आंसर आया है वो पारिवारिक संघर्ष आया है। पोषित नहीं करता, पारिवारिक संघर्ष है वो मानसिक स्वास्थ्य को पोषित नहीं करता, डिमोटिवेट करता है ये तो, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा इसमें। फिर एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? संघर्ष, कुंठा, समायोजन और असमायोजन। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक छात्र जो अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है, इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में मतलब पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त कर लेता है। तो ये असमायोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, कुंठा भी नहीं होगा, संघर्ष भी नहीं होगा, क्योंकि उसने तो जो लक्ष्य बनाया था वो प्राप्त कर लिया। तो ये दोस्तों समायोजन होता है कि हमने अर्धवार्षिक में जो काम नहीं किया वो वार्षिक में कर लिया, तो एक तरीके से उसने समायोजन किया था, एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा इसमें। फिर है सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? अनिर्देशित प्रतिमान, सामाजिक अन्वेषण प्रतिमान, मौलिक शिक्षण प्रतिमान और संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान।
तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रणेता कौन है। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, बी एफ स्किनर, टी एफ गिलबर्ट, जे ब्रूनर और एन ए क्राउडर। तो दोस्तों सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रणेता हैं वो क्राउडर हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। और आप सबको पता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रणेता हैं वो बी एफ स्किनर हैं। गिलबर्ट हैं वो मैथमेटिक्स से, या फिर हम उसको कह सकते हैं अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है उसके गिलबर्ट हैं। और उसके अलावा एक और अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है कंप्यूटर वाला जिसका लॉरेंच है। आप सबको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको आप मतलब छोड़ना मत। अभिक्रमित अनुदेशन वाले आपको या तो हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा या फिर संस्कृत है तो संस्कृत या इंग्लिश में नवीन वीडियो में आ जाएगा। उसके अलावा उसमें भी नहीं आया तो आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजी में आ जाएगा। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन वाला क्वेश्चन है वो तो आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको रट लें। ये 4 प्रकार होते हैं अनुदेशन के। इन चारों के जो मतलब किसने किसने क्या दिया और किस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और दोनों सही हों। फिर निम्न को सुमेलित कीजिए, ग्राफिक सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, त्रिआयामी सामग्री और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। और आगे दिया हुआ है कि बुलेटिन बोर्ड कौन सी है, मानचित्र कौन सी है, स्लाइड कौन सी है और मॉडल कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मिलान वाला चिन्ह है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वर्तमान ट्रेंड है वो इन्हीं क्वेश्चनों का सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ग्राफिक सामग्री कौन सी होती है, प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है और त्रिआयामी कौन सी है और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफिक सामग्री की। तो ग्राफिक सामग्री है वो बुलेटिन बोर्ड ही है। इसमें तो आगे वाला ही सॉरी दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 इससे आप मिला लें कि ग्राफिक सामग्री है वो तो होती है मानचित्र। प्रक्षेपित जिसको हम प्रक्षेपित करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों स्लाइड को प्रक्षेपित किया जाता है। आप सबको पता है कि एक मतलब पारदर्शी पे स्लाइड बनाई जाती है और वो आपके प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको आगे स्क्रीन पर दिखाई जाती है। फिर आता है त्रिआयामी सामग्री है वो होती है मॉडल आप सबको पता है कि त्रिआयामी होती है। डिस्प्ले बोर्ड हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, जिस पे आपको ये नोटिस बोर्ड होते हैं ना, उस पर जो नोटिस चिपकाए जाते हैं ये बुलेटिन बोर्ड में आते हैं। एक होता है फ्लैनल बोर्ड के अंदर के दोस्तों और बुलेटिन बोर्ड में फ़र्क इतना है कि बुलेटिन बोर्ड में तो नोटिस जो चिपकाया जाता है, कोई सूचना देनी होती है, वो तो होता है बुलेटिन बोर्ड। और एक होता है फ्लैनल बोर्ड में दोस्तों किसी भी मतलब वस्तुओं की आकृतियाँ ये मतलब होती हैं, या हम किसी भी चीज़ की जैसे कटआउट निकालते हैं एकदम से, जैसे काट के अखबार की कटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी वो होते हैं फ्लैनल बोर्ड के अंतर्गत। कोई भी सामग्री चिपकाई जाती है वो फ्लैनल बोर्ड होती है, और नोटिस वगैरह या कोई सूचना देनी होती है वो बुलेटिन बोर्ड के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। चिंतन स्तर पर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, पुनर्वलन स्तर शिक्षण और स्मृति स्तर शिक्षण। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा कि कौन सा शिक्षण स्तर है वो अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बोध स्तर शिक्षण है वो अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वो राइट हो जाएगा, बोध स्तर शिक्षण। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे, जब व्यक्तियों का एक समूह है आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर निर्णय लेते हैं तो यह क्या कहलाता है। कार्यशाला, दल शिक्षण, दल परिचर्चा और परीक्षा उपागम। तो दोस्तों ये होता है दल परिचर्चा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, दल परिचर्चा। कि दल परिचर्चा में जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, दल परिचर्चा या पैनल डिस्कशन। उसके बाद बात करते हैं सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है। संप्रेषण का स्रोत, डिकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश का माध्यम। ऑप्शन नंबर 2 है डिकोडिंग, एनकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण। संप्रेषण का स्रोत, संदेश का माध्यम, संदेश का प्राप्तकर्ता और पृष्ठपोषण। और लास्ट है पृष्ठपोषण, संदेश प्राप्तकर्ता, संप्रेषण का स्रोत और डिकोडिंग। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, आप सबको पता है कि सबसे पहले संप्रेषण का स्रोत होता है, फिर
संदेश है वो कौन से माध्यम से जाएगा, ये आएगा, फिर संदेश को प्राप्त करेगा और उसके बाद उसको फीडबैक देगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों ये आपके रीट के सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। फिर है ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का किसका उदाहरण है। दोस्तों ये भी आपके रीट के सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, ये आईसीटी यूनिट जो फर्स्ट ग्रेड में थी उसका है। तो इसका आंसर है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद है निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है। CALT, CBL, CAI, CMI। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा CBL, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है CBL। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 30वां, कि निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है। शिक्षकों का वेतन तैयार करना, स्कूल पत्रिका प्रकाशन, परिणाम व रिपोर्ट बनाना, पाठ योजना बनाना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ योजना निर्माण। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।